नतीजों से पहले अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा आरोप, कहा मुस्लिमों को वोट डालने के लिए। बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी से भी गठबंधन करने को तैयार, मतगणना से पहले बोली जेडीएस। विधायक रामबाई के बदले सुर, लाडली बहना योजना को बताया बेकार, कमलनाथ पर जताया भरोसा। द केरला स्टोरी पर सुप्रीम कोर्ट की ममता सरकार को फटकार, सीजेआई बोले लोगों को तय करने दे फिल्म अच्छी है या नहीं। गुजरात में कांग्रेस पर बरसे पीएम, लाभ पहुंचाते समय धर्म या जाति नहीं देखते। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप और वक्त हो चुका है बड़ी खबरों का। रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार जो है वो संपन्न हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो गई है। शनिवार को नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही समाजवादी पार्टी ने मतदान की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखित बयान जारी करके मतदान में धांधली के आरोप लगाए हैं। इस बयान में उन्होंने निकाय चुनाव के साथ विधानसभा चुनावों का भी जिक्र किया है। इससे पहले भी सपा ने दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी। निकाय चुनाव के नतीजे आने से पहले ही सपा अध्यक्ष ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सरकार के इशारे पर निकाय चुनाव में जमकर धांधली की गई है। प्रशासन और चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखता रहा है। बीजेपी की ओर से भय और आतंक का माहौल बन गया है। मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया गया। कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग की शिकायत मिली है। अखिलेश ने विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि रामपुर और स्वार विधानसभा में निष्पक्ष ढंग से चुनाव नहीं होने दिया गया। बीजेपी हो या कांग्रेस, किसी से भी गठबंधन करने के लिए जेडीयू तैयार हो गई है। आपको बता दें कि जहां चुनाव प्रचार की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, तो वहीं जेडीयू की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यानी जद के नेता एचडी कुमारस्वामी ने राज्य में त्रिशंकु विधानसभा होने की स्थिति में उस दल को समर्थन देने की बात कही है जो उनकी शर्तों को पूरा करेगा। कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी को 50 सीटें मिलेंगी। जद के दूसरे नंबर के नेता कुमारस्वामी ने कहा है कि उनके पास किसी भी राष्ट्रीय पार्टी भाजपा या कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की शर्तें हैं। ये शर्त है कि कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया जाए और उनकी पार्टी के नेताओं को जल संसाधन, बिजली और सार्वजनिक कार्यों सहित प्रमुख पद दिए जाएं। जेडीयू का कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों को समर्थन देने का इतिहास रहा है। उसने 2006 में बीजेपी के साथ समझौता किया था, जिसके बाद कुमारस्वामी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद पार्टी ने 2018 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जिसके बाद कुमारस्वामी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे कल यानी 13 मई को आने हैं। उससे पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों ने राज्य में सरकार बनाने का दावा किया है। आपको बता दें कि जेडीयू की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, किसी के लिए भी गठबंधन करने को तैयार हैं। किसी से भी वो गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी कुछ शर्तें हैं। अगर उन शर्तों को मानते हैं तो वो जेडीयू जो है वो बीजेपी से भी गठबंधन कर सकती है और कांग्रेस से भी कर सकती है। अगर जेडीयू के शर्तों को दोनों पार्टियों में से कोई भी पार्टी अगर मानती है तो वो गठबंधन के लिए तैयार हैं। तो वहीं उन्होंने गठबंधन के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं और साथ ही साथ उनके जो विधायक हैं उनको
उच्च पद देते हैं तो वो गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही जेडीयू की तरफ से समर्थन देने का इतिहास रहा है। उसने 2006 में बीजेपी के साथ भी समझौता किया था, जिसके बाद कुमारस्वामी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद पार्टी ने 2018 में कांग्रेस के साथ भी गठबंधन किया, जिसके बाद कुमारस्वामी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आ जाएंगे और इसी को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनाते हैं तो वो गठबंधन करने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ उनके जो पार्टी के नेता हैं उनको भी प्रमुख पद दिए जाएं। इस तरह की कुछ शर्तें रखी हैं जेडीयू की तरफ से। आपको बता दें कि कुमारस्वामी की तरफ से ये शर्तें रखी गई हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जुड़ गए हैं। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉच में। जी बताएं। पंकज जी, जेडीएस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, वो दोनों के साथ गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन अगर उनकी जो शर्तें हैं वो मानी जाए तो। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, अभी चुनाव का रिजल्ट आया नहीं है और इस तरह की पहले से प्रतिक्रिया देना जी कोई जरूरी हो सकता है कि जेडीएस वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष से ही गायब हो जाए, जबकि ये भी नहीं कहा जा सकता। जी अभी वहाँ रिजल्ट आया नहीं है अभी इसलिए अभी उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए और कल जब चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा कर्नाटक चुनाव का, तो उसमें किस दल की क्या स्थिति रहेगी। हो सकता है किसी दल को पूर्ण बहुमत मिल जाए, या तो बीजेपी को या कांग्रेस को, किसी को भी पूर्ण बहुमत मिल जाए, तो उसके बाद जेडीएस की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये सब चीजें हैं, तो इसलिए अभी इसे इस तरह की प्रतिक्रिया देना का कोई औचित्य नहीं है। और दूसरी बात है कि वो तो आने वाला समय बताएगा कि किस दल को किसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। जी ये तो कल आने वाले समय बताएगा। जी पंकज जी, लेकिन पंकज जी देखा जाए तो जो जेडीएस का इतिहास रहा है, उसने 2006 में जहां बीजेपी को भी अपना साथ दिया था और 2018 में कांग्रेस को भी साथ दिया था, और साथ ही साथ कुमारस्वामी 2 बार जो है इसी के चलते मुख्यमंत्री भी बने हैं। देखिए, वो सब बातें ठीक है, लेकिन जब अगर किसी का पूर्ण बहुमत आ जाएगा तो उसको समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पूर्ण बहुमत की तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, और बीजेपी की सरकार बनती है तो उसको भी पूर्ण बहुमत की तो उसको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जेडीएस की पहले तो चुनाव के रिजल्ट परिणाम सामने आए कि ये परिणाम में त्रिशंकु विधानसभा है या किस तरह से क्या बहुमत मैंडेट आया है, उसी के ऊपर सारा चीजें डिपेंड करेंगी। जी पंकज जी, लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर वो बहुमत की जरूरत पड़ जाती है और जेडीएस को गठबंधन करना है, तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस इस रुख को अपनाएगी या फिर बीजेपी? देखिए, ये अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। कब क्या किस समय किसके साथ में कौन जाता है, ये राजनीति में बहुत निश्चित नहीं रहता है। कभी राजनीति में कोई स्थिर दोस्त या कोई स्थिर दुश्मन नहीं होता है, तो इसलिए कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो रिजल्ट आने पर ही सारी चीजें होंगी कि कौन किसके साथ जाएगा। जी पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो जेडीएस है वो कांग्रेस के साथ जुड़ती है या फिर बीजेपी के साथ। तो वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव हो चुके हैं और कल नतीजे आ जाएंगे, और साथ ही साथ जेडीएस की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर वो महागठबंधन के लिए कुछ शर्तें हैं, अगर वो मानते हैं कांग्रेस या बीजेपी, तो वो गठबंधन करने के लिए तैयार है। फिलहाल आपको बता दें कि कर्नाटक के जो चुनाव हैं वो संपन्न हो चुके हैं और कल जो परिणाम है वो घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आपको बता दें कि वहां की जो सदस्य हैं, बीजेपी नेता के सुर बदल गए हैं, तो वो ऐसे भी आसार लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बीजेपी छोड़कर के कांग्रेस के साथ दोस्त की पींगे बढ़ाने की कोशिश रामबाई कर रही हैं।
रामबाई ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने लाडली लक्ष्मी को चुनावी योजना करार दिया था। साथ ही कांग्रेस की नारी सम्मान योजना की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने कुछ कहा है तो उस पर भरोसा करना चाहिए। रामबाई ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना से कुछ नहीं होने वाला है, इसके पैसे किसी को नहीं मिलेंगे। हो सकता है शुरुआत के 1-2 महीने पैसे मिल भी जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के लिए क्राइटेरिया तय किए हैं, लेकिन हालात ये है कि जिनके पास 100 एकड़ जमीन है उनके घर की महिलाएं भी आवेदन कर रही हैं। उन्होंने सवाल किया है कि यदि बीजेपी को आम लोगों की इतनी ही चिंता है तो गैस सिलेंडर की कीमत 1200 रुपए क्यों है। तो जे लोग समझ रहे हैं कि आज से 20-25 साल पहले की जनता आ जा है कि नहीं, लेकिन बेजानी समझ रहा है आज की जनता है। जो पहले के आज के 70 साल 85 साल के लोग जो बुजुर्ग हैं वे भी आज की भाषा समझने लगे, वे भी आज समझने लगे कि सरकारें और नेता कितने जनता हो कर सकत और कितने हद तक हर कोई गिर सकत। तो जनता ये चीज हो जानत है कि न बहना योजना के पैसा मिल रहे हैं और न कछु के पैसा मिल रहे, तो सबको जानकारी है। क्राइटेरिया तो एक के भाई जिसके पास 2 लाख से कम हो मतलब उसका फार्म भरा जाएगा। लेकिन आज गांव में जाके देखो कोई नहीं बच रहा हो, 50 एकड़ वाले को भी फार्म भरो जा रहा हो और जी के 1 एकड़ नहीं को भी फार्म भरो जा रहा हो। तो जनता सारी चीजें हो जानत है, ऐसी कोई स्थिति न रहने आए। और आपके माध्यम से जनता जनार्दन से हम बोल रहे हैं कि अपनी बुद्धि अपने दिमाग और अपने दिल की सुनो, सत्य बात जाइए, को कछु नहीं मिलने। चुनावी साल है तो जिस तरह पे लवाने वादे हैं फार्म भरे जाए 1-2 महीना 1-2 महीना शायद हो सकता बहना योजना की पैसा भी दे जाए, सरकार बन जावे सो अन्य बने सो, फिर ये कोई पैसा नहीं मिल रहे। दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस जो कर रही है कि फार्म भरवा रही गली मोहल्ला और गैस की बात कर रही है मतलब। तो देखो अब उनकी सरकार बनी नहीं ना, ठीक है, कांग्रेस की सरकार अभी बनी नहीं है। और बाद में अगर जो वादा कमलनाथ ने स्वयं में करो है कि 500 रुपया में गैस सिलेंडर दें और 1500 रुपया बहनों के लाने दें, तो अगर उनने वादा करो तो जो हमारे खुद की बात है हम की बात कर रहे हैं उन पर तो हमें भरोसा है कि बेजरूर अपना वादा ने हैं, चाहे कछु भी हो जाए। तो उन पर भरोसा है कि अगर स्वयं कमलनाथ दादा ने बात करी है तो की बात कर रहे हैं, अन्यथा कांग्रेस के किसी भी नेता ने वादा करो हम उन पर भरोसा नहीं कर सकत। लेकिन कमलनाथ दादा पे भरोसा कर सकत कि अगर उनने कही हुई है तो वे वादा नबे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लुभावनी बातें उनकी भी हैं और बीजेपी की भी है, सिर्फ गुमराह करो जा रहा हो जनता हो। और आज से अगर इतना ही हिते सी 2 पार्टी के हते, 2 कांग्रेस बीजेपी, तो इतने समय से क्या हम 1200 रुपया टंकियों में लग रहे हैं। का आज गैस सिलेंडर एक तरफ गैस सिलेंडर फ्री दे जा रहा है, दूसरी ओर 1200 के भरे जा रहा है। एक साइड कछु कह रहा है, दूसरे साइड कछु कर रहा है। तो सब जानत हैं, बहनें भी जानती हैं और जो कोई बहनें का तो उनके जीजा भी जानत है कि नहीं, जीजा हरे भी जाना, बहनें भी जानत हैं। तो सबको जानकारी है कि का सही है का गलत है। अब जा जनता कल की पहले की नहीं, अबे की आज के युग की जनता है, जमाने की बुजुर्गों ने सबको समझा रही और कोई को कछु नहीं मिल रहा। आपके माध्यम से जनता जनार्दन से कह रहे अपने दिल की सुनो, दिमाग की सुनो और सही का है वो चुनो। चुनाव आ रहे हैं जैसा कि आपने बोला है की स्थिति सीधी है, झूठे मूठे वादे करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारी सरकार किसी के समर्थन के मतलब किसी की सरकार हम लोगों के समर्थन के बिना पहली बात तो बने है नहीं। और जहाँ तक का सर जनता हो सकत हमारी सरकार बना दे, हमारी पार्टी की सरकार बना दे, का अपन कैसे कह सकत के सुनी हो सकत। जो अपन सोच रहा अपन भगवान तो आए नहीं, जनता पे डिपेंड करत हो सकत हमारों की सरकार भी बन जाए और हमारों की न भी बने तो हमारों के बिना कोई की न बने। तो उस समय हमारी बहन जी ले हैं कौन हो का करना देश के हित की लाने। यूपी में आप 3-3 लाख रुपया जो आज भी कुटीरों के दे जा रहे हैं वे बहन जी की देन है। आज भी गांव-गांव में चपरासी एक सरकारी नौकरी 30,000 की कर रहा है तो वो बहन जी की देन है। प्रमाण तो है, कौन झूठे वादे यहाँ के ऐसे मंचों से सीधे साधे बोले ये हो जाएगा वो हो जाएगा और निकल रहे।
ऐसा नहीं है। अगर हमारी सरकार बने तो बहुत कछु इतिहास बदले, बहुत कछु जनता के लाभ मिले। आज नौकरियों देख रहे आप, कब से नौकरी नहीं की, अरबों खरबों नौकरियों के नाम पे पैसा जमा हो रहा है। गरीबों की 400, 500, 600, 300, 200 नौकरियों को पता ही नहीं है। नौकरियों नहीं मिलने जी के 10 लाख हैं, 10-15 लाख जी के होंगे। जो पटवारी की नौकरी 10 लाख में ऑफर खुलू, 10 लाख ले आओ पटवारी की नौकरी ले जाओ। अब 10 लाख गरीब के तो थोड़ी है, सब अरबों खरबों से न जमा करे, नौकरियों को पता नहीं ना। आज से कई साल पहले शायद IAS के UPSC के पेपर भाई थे, है कि नहीं? आज भी वे द केरल स्टोरी को लेकर के काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर के बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब पूरी दुनिया में, पूरे देश में फिल्म दिखाई जा रही है तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं लोगों को तय करने दे कि फिल्म अच्छी है या फिर बुरी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं की उस याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें वो फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ तमिलनाडु सरकार को भी नोटिस जारी किया है। CGI ने कहा है कि फिल्म पूरे देश में प्रदर्शित की जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाया है। CGI ने सरकार से पूछा कि आप इस फिल्म को चलने क्यों नहीं देना चाहते हैं। फिल्म देश के विभिन्न हिस्सों में समान जनसांख्यिकी प्रोफाइल के साथ चल रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने द केरल स्टोरी पर बयान लगा रखा है। सरकार का कहना है कि इस फिल्म से लोगों में गुस्सा उत्पन्न हो सकता है और राज्य में माहौल खराब हो सकता है। आपको बता दें कि द केरल स्टोरी को लेकर के काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बंगाल सरकार को फटकार लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री ने शिक्षक संघ को जो है संबोधित करते हुए कई अहम वादों पर बात भी की है। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम ने अपने गृह राज्य पहुंचकर सबसे पहले अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा महासंघ के 29वें द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लिया, जिसके बाद उन्होंने मोदी महात्मा मंदिर में लगभग 4,400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। पीएम ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर कई वार किए हैं। पीएम ने कहा है कि हमारी सरकार लाभ पहुंचाते समय धर्म या जाति नहीं देखती है और यही असली धर्मनिरपेक्षता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा है कि 2014 के बाद कांग्रेस की तरह गरीबों के घर को सिर्फ पक्की छत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हमने घर को गरीबी के खिलाफ लड़ाई की ठोस नींव बनाया है। पीएम ने आगे कहा कि जिस योजना के जितने लाभार्थी हैं उन तक सरकार खुद पहुंच रही है। इस अप्रोच ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भेदभाव खत्म किया है। पीएम ने कहा कि लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार ना जाति देखती है और ना ही धर्म, क्योंकि मैं सोचता हूं जहां कोई भेदभाव नहीं वही सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। आपको बता दें कि गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय दौरे पर हैं और इसी बीच कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो सरकार है वो धर्म पहुंचाते वक्त जाति और धर्म नहीं देखती है और यही धर्मनिरपेक्षता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 2014 के बाद से कांग्रेस की तरह गरीबों को घर को सिर्फ पक्की छत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने घर को गरीब के खिलाफ लड़ाई की ठोस नींव बनाया है। पीएम ने ये भी साथ ही साथ कहा है कि जिस योजना के जितने लाभार्थी हैं उन तक सरकार खुद पहुंच रही है। इस अप्रोच ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भेदभाव खत्म किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार ना ही जाति देखती है और ना ही धर्म, यही असली धर्मनिरपेक्षता है।
जिस योजना के जितने लाभार्थी हैं उन तक सरकार खुद जा रही है। सरकार के इस अप्रोच ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार समाप्त किया है, भेदभाव समाप्त किया है। लाभार्थी तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार न धर्म देखती है और न ही जाति देखती है। और जब आप किसी गांव में 50 लोगों को मिलना तय और 50 को मिल जाता है, किसी के पंथ का हो, किसी भी जाति का हो, उसकी पहचान न हो कुछ भी हो, लेकिन एक बार सबको मिलता है, मैं समझता हूं जहां कोई भेदभाव नहीं है वही तो सच्चा सेक्युलरिज्म है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता भूदेव शर्मा जुड़ गए हैं। भूदेव शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉच में। जी धन्यवाद। भूदेव जी, जहां प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर है और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है, क्या बोलना चाहेंगे आप? जी देखिए, अभी आपने बोला कि मैंने न्यूज सुनी कि धर्मनिरपेक्षता को लेकर के मोदी जी बड़े बड़े लंबे लंबे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर के तो वो देते ही रहते हैं जी, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर देश का प्रधानमंत्री अगर ये बताता है कि मैंने क्या काम किए हैं, देश की जनता के लिए हम क्या काम करने वाले हैं, आगे अब तक क्या लोगों के लिए हम अच्छे काम लेकर के आए, तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मोदी जी कोई काम तो गिना नहीं पाते, तो वो केवल विपक्ष पर ही हमला बोल सकते हैं। ये जी, पहले नहीं होता था, अब आजकल बहुत होने लगा है। जी, दूसरी जी, बात, मोदी जी बोलते हैं कि धर्मनिरपेक्षता को लेकर के कि यही सेकुलरिज्म है। कि क्या ये सेकुलरिज्म है कि आप कहते हो कि कपड़ों से पहचान लेते हैं, हम कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं? क्या ये सेकुलरिज्म है कि तुम जा करके जहाँ पर भी चुनाव में प्रचार के लिए जाते हो, आप केवल और केवल भगवान के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हो? क्या ये सेकुलरिज्म है कि आप भगवानों को भी बांटने का काम कर रहे हो, देश के लोगों को बांटने का काम कर रहे हो? क्या ये सेकुलरिज्म है कि आप सीधे तौर पर ये बोलते हो कि हिंदू एक हो जाओ और मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए? ये सेकुलरिज्म होता है? ये देश सभी का है, हिंदू मुस्लिम सभी का है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और मुख्य तौर पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने अभी कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली को बजरंग दल से, गुंडाई दल से जोड़ करके हिंदुओं की भावना को आहत करने का काम किया था, तो ये लोग कभी धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकते। ये केवल चुनाव जीतने के लिए ये इस तरह से देश के लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि इसका देश के लोग जानने लगे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब देश की जनता समझ गई है कि जो विकास के काम की बात करनी चाहिए, देश के रोजगार की बात करनी चाहिए, वो आज तक 2014 के बाद से आज तक मोदी जी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। जी, तो निश्चित तौर पे इसका जवाब जनता देगी। जी भूदेव जी, लेकिन साथ ही साथ उनका ये मंत्र भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरीके के मंत्र भी प्रधानमंत्री के हैं और बीजेपी इस मंत्र को हमेशा लेके चलती है जिस तरह आप कह रहे हैं। तो वहीं बीजेपी, मतलब कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने अपनी सरकार को लेकर के असली धर्मनिरपेक्षता भी कहा है, अपनी सरकार की धर्मनिरपेक्षता दिखाई है और ये भी साथ में कहा है कि उनकी जो सरकार है वो धर्म और जाति नहीं देखती है। मैंने यही तो कहा कि इनकी सरकार धर्म जाति देखती है कि नहीं देखती है। अब अगर कोई विद्यार्थी रोजगार की आंदोलन करते हैं तो ये कहते हैं कि देशद्रोही हैं, ये पढ़ाई नहीं करते हैं। किसान अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो ये कहते हैं ये जाट है, ये हरियाणा के हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। देश की बेटियां अगर जंतर मंतर पर न्याय मांग रही हैं तो ये हरियाणा की हैं, जाट हैं, किसी प्रदेश विशेष की हैं। तो ये कौन बात करता है? जी, ये मोदी जी बात नहीं करते तो कौन बात करता है इनकी? है किसानों को खालिस्तानी, जाट, हरियाणा के, ये बोलने वाले कौन थे? चाहे धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, अगर आज भी सरकार के खिलाफ कोई सवाल भी पूछता है तो उसको ये देशद्रोही बताने का, देश से बांटने का काम ये लोग करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये इनका कहना कुछ और करनी कुछ और है इनकी। जी भूदेव जी,
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसी बीच उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है और साथ ही साथ उन्होंने अपनी बीजेपी सरकार को असली धर्मनिरपेक्षता की सरकार बताई है और कहा है कि हमारी जो सरकार है वो जाति और धर्म नहीं देखती है, सबको बराबर मानती है और जो भी सरकार की योजना है वो सब तक बराबर पहुंचती है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।